कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में फैसलाबाद डिवीजन में 4 मरीज जाँ बहक हुए। डिवीजन में मजीद 153 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। 4 मरीज जान से गए हैं। मजीद 107 कोरोना का शिकार हो गए हैं। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि 24 घंटों में 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि मजीद 153 अफराद फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। 4 मरीज जान से गए हैं। मजीद 107 कोरोना का शिकार हैं। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई है। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि झंग में 24 घंटों में 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबर यह है कि कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद डिवीजन में 4 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। मजीद जानते हैं आजादार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। की बुनियाद वायरस के हमले जारी हैं और शहरी इस वबा से मुतासर होकर रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस वक्त फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो 4 मरीज जिला फैसलाबाद में जो कोरोना वायरस के बाईस जाँ बहक हुए हैं। ये वो मरीज हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी और ये मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज थे। तमाम 24 घंटे के दौरान 107 अफराद जिला फैसलाबाद से कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और इस तरह फैसलाबाद के हवाले से अगर बात की जाए जिला के हवाले से तो 12,010 अफराद अब तक वबा का जो है वो शिकार हो चुके हैं और इनमें वायरस की तस्दीक हुई है। तमाम 107 अफराद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तस्दीक हुई है। इस वक्त फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में 67 मरीज जो है वो जेर इलाज हैं कोरोना पॉजिटिव, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ताहम महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो कोरोना SOP पर जो है वो अमल दरामद करें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। जी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में आई सर्जन की सीट खाली। ऑपरेशन थिएटर को ताला लग गया। बंद कमरे में मौजूद लाखों रुपए मालियत की मशीनरी गैर फाल। मरीज इलाज के लिए खार हो गए। आजादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपको बताएं कि फंड्स की किल्लत या FDA अफसरान की सुस्ती, मास्टर प्लानिंग ना हो सकी, डेडलाइन भी गुजर गई। फैसलाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा खुड्डे लाइन लग गया। टेक्सटाइल कलेक्टर्स कहाँ होंगे? मॉल्स, कारोबारी मराकज, सड़कें, फ्लाईओवर्स, पार्क्स और हाउसिंग कॉलोनीज कहाँ होंगी? प्लानिंग मुकम्मल नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल, फंड्स की किल्लत या FDA अफसरान की सुस्ती, मास्टर प्लानिंग ना हो सकी, डेडलाइन भी गुजर गई। फैसलाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा खुडे लाइन लग गया। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा, ये काम कब शुरू हुआ था? जी, पाकिस्तान की आज़ादी को 7 दहाइयाँ गुजर गईं और फैसलाबाद बने को भी कई दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई एक भी ऐसा प्लान नहीं बन सका जिसे मास्टर प्लान कहा जा सके और उसके ऊपर फिर अमल दरामद भी हो सके। अभी भी FDA की जानिब से 2016 के आगाज़ में मास्टर प्लानिंग के ऊपर काम शुरू हुआ और 2017 में उस्मानी एंड कंपनी ने इसके ऊपर प्लानिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन आज 2021 है और अभी भी फैसलाबाद की मास्टर प्लानिंग का काम नहीं हो सका। 4 साल गुजर चुके हैं और FDA हुकाम की जानिब से 23 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 23 मार्च भी देख ली, लेकिन मास्टर प्लान मुकम्मल नहीं हो सका। पहला मास्टर प्लान 1964 में बना, 65 में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सका। उसके बाद 1986 में मास्टर प्लान बना, 1996 में भी मास्टर प्लान बना, 2006 में भी फैसलाबाद का मास्टर प्लान बना, लेकिन किसी एक के ऊपर अमल दरामद ना हो सका। फैसलाबाद के DCO नूरुल अमीन मैंगल की जानिब से फैसलाबाद की पेरिफेरी को मद्देनजर रखते हुए इसका पेरी अर्बन प्लान बना, उसके ऊपर भी 100% अमल दरामद ना हो सका। लेकिन शहर का जो पहला मास्टर प्लान जो कि FDA ने जिम्मेदारी ली, उसके ऊपर काम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो भी नहीं बना, जिसके बाद नज़र ये आ रहा है कि फैसलाबाद का में बेहंगम तरक्की हो रही है और जिसका कोई जो है वो नक्शा वाज़े नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, सड़कों का तयन नहीं हो पा रहा, पार्क्स की किन किन इलाकों में कमी है,
اس کی نشاندہی نہیں ہو سکی. ٹیکسٹائل کے کلسٹرز کہاں کہاں ہوں گے اس کا تعین نہیں ہو سکا. فیصل آباد شہر میں موجود جو انڈسٹری ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا. انڈر پاسز فلائی اوور کا فیصلہ نہیں ہو سکا. کن علاقوں میں صحت کی سہولتوں کی کمی ہے یہ بھی اسی ماسٹر پلان کا حصہ ہے, لیکن اس کے اوپر تاحال ایف ڈی اے کی جانب سے کوئی بھی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. نظر یہ آ رہا ہے کہ فیصل آباد جو کہ پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اس میں سرکاری ادارے جو ہیں وہ سستی دکھا رہے ہیں, جس کے باعث فیصل آباد اپنی بہتر شکل و صورت حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے. جی بہت شکریہ رمضان مرزا, تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اور اس پر ڈی سی محمد علی کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں. یہ گزٹیئر ایک بہت میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس سے آپ کو کسی بھی ضلع کی ہسٹری کے بارے میں اور وہاں کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں یا امپورٹنٹ پلیسز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے. اور یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا. ہر سال گزٹیئر جو ہے وہ پبلش ہوتا تھا اور اس سے اس علاقے کے حوالے سے لوگوں کو انفارمیشن جو ہے وہ ملا کرتی تھی. تو بیچ میں یہ سلسلہ ڈسکنٹینیو ہو گیا اور اب ہم نے اس سال جو ہے دوبارہ سے گزٹیئر جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو کی ہدایات پہ ہم نے کمپائل کیا ہے اور تقریباً وہ اس ویک میں اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے. اس ویک میں ہم انشاءاللہ اس کو فائنل کر کے پبلش کروائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ یہ آگے کنٹینیو بھی رہنی چاہیے. اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ریسرچ کر رہے ہیں لوگ یا جو اس ڈسٹرکٹ کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی یوزفل ڈاکیومنٹ ہوگا یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس دفعہ گزٹیئر بنتا ہے تو ہمارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کو اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. جی اس میں اس کا فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ تو تیار ہو گیا ہوا ہے. بیچ میں چونکہ ڈی جی ایف ڈی اے کی پوسٹنگ ہو گئی تھی اس حوالے سے کچھ تھوڑے سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ایک تو کنسلٹیٹو راؤنڈز تھے وہ رہ گئے تھے. تو جیسے ہی نئے کوئی آفیسر وہاں پوسٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ والا پروسیس بھی کمپلیٹ ہو کے تو میرے خیال ہے ہفتے 10 دن میں یا مہینے میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کی کاپی پھر اویلیبل ہوگی اور اس کو فارملی لانچ کر دیا جائے گا. ٹیکسٹائل اور امبرائڈری مشین پر 6% تک امپورٹ چھوٹ دوبارہ لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کابینہ نے ٹیکس 6.5% کرنے کی منظوری دے دی. ٹیکس کے نفاذ سے باہر سے آنے والی جدید مشینیں ناقابل خرید ہونے کا خدشہ ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال ڈوگر. بلال ڈوگر, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. مشینیں ناقابل خرید ہونے کا خدشہ ہے. پلے آؤٹ. جی بالکل, امبرائڈری اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک بری خبر ہے کہ جو ٹیکس کا نفاذ 6 سے کم کر کے 1% کیا گیا تھا اسے دوبارہ سے بڑھا کر اب 6.5% کر دیا گیا ہے. فاروق صاحب موجود ہیں, معروف امپورٹر, ان سے پوچھتے ہیں فاروق صاحب کیا امپیکٹ پڑے گا اس وقت ٹیکسٹائل کی جدید مشینری کے اوپر اور امبرائڈری کی مشینوں کے اوپر جو کہ آلریڈی ترقی کرتی صنعت کو ایک دھچکا ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بلال, بہت عرصے سے ہم اس بات کا رونا پیٹ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو ٹیکسٹائل مشینری پہ اور امبرائڈری سیکٹر پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تو اب 1% جو کہ ریوائز کیا گیا تھا انکم ٹیکس اس کو دوبارہ سبجیکٹ ٹو دا کیبنٹ کہا گیا ہے کہ 6.5 کر دیا جائے گا. تو آپ کی امبرائڈری مشینز اور آپ کی تمام ٹیکسٹائل مشین جو آگے انوویشن دے رہی ہیں, آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد دے رہی ہیں, امپلائمنٹ کریٹ کر رہی ہیں, تو وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس ماہ میں فیصل آباد میں جو ہے ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹ کم ہوئی ہے. تو الٹیمیٹلی امپلائمنٹ بھی اس طرح کریٹ نہیں ہوئی. اب ایک اور یہ جو ہے بم گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بالکل ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر انہوں نے ملک میں ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور اس کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے تو ہمیں جدت والی مشینوں کو ٹیکسز کم کرنے چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم 6.5% انکم ٹیکس جو ہے وہ امپوز کر دیں. خاص طور پہ اس کا جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہوگا کہ جو امپورٹ مشینری جو آ رہی ہے پاکستان, جنہوں نے آرڈر آلریڈی کی ہوئی ہے, ان کے اوپر جب یہ پاکستان پہنچے گی تو امپورٹ ڈیوٹیز جو ہے وہ نافذ ہو جائیں گی, جس کی بنا کے اوپر یہ جدید مشینری جو ہے اس کا حصول ناممکن ہو جائے گا. اور سب سے بڑا جو نقصان وہ ہونے والا ہے کہ ہمیں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے تو معیار کی چیزیں بنانے کے لیے اس مشینری سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. جی شکریہ. جی بہت شکریہ بلال ڈوگر, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ مشینری کے حوالے سے ٹیکسٹائل اور امبرائڈری مشین پر 6% تک امپورٹ چھوٹ دوبارہ لاگو کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے.
काबीना ने टैक्स 6.5% करने की मंजूरी दे दी है। ओके जी, स्टैंड बाय। नेक्स्ट ही आपके पास रेलवे है, लाइव जाएंगे, जब कहूंगा तब बनाओ, तो उससे पहले नहीं करना। स्टैंड बाय जी। आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन पर बिजली बंदिश पॉलिसी मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई है। हाइड्रेंट मशीन्स मुकम्मल बंद हैं, मुसाफिर इंतजामिया पर बरस पड़े हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर बिजली बंदिश पॉलिसी मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई है। हाइड्रेंट मशीन्स मुकम्मल बंद, मुसाफिर इंतजामिया पर बरस पड़े हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि रेलवे स्टेशन पर बिजली बंदिश पॉलिसी मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस अली से। जी अपडेट कीजिएगा। लाइव लाइन इन की है यार, हद करते हो, दोबारा अनाउंस करो यार, दोबारा अनाउंस करो। जी उवैस, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में पानी भरने वाले हाइड्रेंट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। वजारत रेलवे की बिजली बंदिश पॉलिसी जो है वो मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन चुकी है। स्टेशन पर रोजाना की बुनियाद पर 9 ट्रेनें आती हैं जो पानी की सहूलत के बगैर स्टेशन से रवाना हो रही हैं और मुसाफिरों को मुश्किलात हैं। इसी वाले से हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें यह बताइएगा कि ट्रेनों में पानी नहीं है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी सर, पानी बिल्कुल नहीं है। लाहौर का सफ़र 2-2.5 घंटे का, आगे गर्मी भी आ रही है, ठीक है ना। वॉशरूम के लिए पानी भी नहीं है और पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके ट्रेन। हाँ जी बिल्कुल, पीने के लिए भी पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, कुछ और लोग हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ट्रेनों में पानी की सहूलत नहीं है, क्या कहेंगे इस वाले से? पानी की ट्रेन में सहूलत नहीं है, पानी आता ही नहीं है। जब वॉशरूम में जाते हैं तो पानी नहीं होता, लिहाजा मेहरबानी करें पानी इसमें भरा करें। बच्चे होते हैं साथ, बड़ी तंगी होती है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, हम अपील करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि पानी कम से कम, पानी तो गर्मी बहुत है। आज ही बिल्कुल गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, मगर इसके बावजूद जो है अब वो रेलवे इंतजामिया ने आंखें मूंद रखी है। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। हाइड्रेंट जो है ट्रेनों में पानी भरने वाले, वो बिजली बंदिश पॉलिसी की वजह से बार बार स्टेशन पर बिजली बंद करने की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, ऐसे में ट्रेनें मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओके, लाइन आउट फ्री करें इसको। नेक्स्ट आपके पास FSD अननोन व्हीकल ब्रेकिंग एज लाइव है, स्टैंड बाय जी। थाना समनाबाद के अकब में वाक़े पुलिस वेयर हाउस में खड़ी हजारों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। छत न होने से बारिश और धूप से गाड़ियां कबाड़ का मंजर पेश करने लगी। लावारिस गाड़ियों को मालिकान के हवाले किया गया, ना ही नीलामी की गई। आपको बता रहे हैं कि थाना समनाबाद के अकब में वाक़े पुलिस वेयर हाउस में खड़ी हजारों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। तफसीलात जान लेते तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, क्या वजह हुई कि अभी तक गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स वहीं पर खड़ी हैं और कबाड़ में तब्दील हो रही हैं? प्ले आउट। बिल्कुल, थाना समनाबाद के अकब में वाक़या पुलिस वेयर हाउस में बड़ी तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें कबाड़ का ढेर बन चुकी हैं। मुख्तार अंदाजे के मुताबिक इन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जो कीमत है वो इस वक्त 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के लगभग है। अब जो अफसरान हैं उनकी अदम तवज्जो और अदम दिलचस्पी का ये आलम है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान जो भी माल मसरूका की गाड़ियाँ थी वो एक जगह पर जमा करके उसको वेयर हाउस का नाम दे दिया गया, मगर यहाँ पर ना तो इन गाड़ियों को महफूज रखने के लिए कोई छत है, ना ही कोई तंबू वगैरह कनात वगैरह लगाई गई है। अभी गुज़िश्ता चंद दिनों में जो बारिशें हुई उसकी वजह से भी गाड़ियाँ कबाड़ का ढेर का मंजर पेश कर रही हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मेरे दाएं हाथ पे ये बड़ी तादाद में तकरीबन 60 के लगभग ये कारें हैं जो कि खंडर बन चुकी हैं, जो बड़ी अच्छी ही मॉडल की और बड़ी यूनिक किस्म की गाड़ियाँ हैं, मगर अगर इनके जो मालकान हैं उनको ये नोटिस ही नहीं दिया गया कि उनकी गाड़ियाँ वेयर हाउस में बंद हैं और गाड़ियाँ इस वक्त बिल्कुल खंडर बन चुकी हैं। ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको, ये स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि 50-60 के लगभग गाड़ियां हैं, रिक्शा भी मौजूद है, इसी के साथ साथ एक डंपर भी खड़ा है। इसी के साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये पूरा समंदर है ये मोटरसाइकिलों का। ये लगभग 2 से 3 हजार मोटरसाइकिल हैं जो कि कबाड़ बन चुके हैं, जो ठीक नहीं हो सकते। इनको ना तो ऑक्शन के लिए पेश किया गया, गुज़िश्ता कई साल से पुलिस की जानिब से इसका ऑक्शन नहीं किया गया, इसकी बोली नहीं लगाई गई। SOP के मुताबिक होता यूं है कि अगर कुछ अर्सा तक, कुछ सालों तक इसका मालिक गाड़ी वापस लेने ना आए तो उसके बाद ये
हुकूमत की इजाज़त के साथ जज को दरमियान में जो रख के जज को एक लेटर लिखा जाता है जिसमें इलाका मजिस्ट्रेट को बाकायदा तौर पर नॉमिनेट किया जाता है सेशन जज की जानब से। वो इसकी बोली लग जाती है और बोली के बाद जो रकम हासिल होती है वो सरकारी खजाने में जमा करवा दी जाती है। मगर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 10 साल की जमा शुदा गाड़ियों को यहाँ पर खंडर बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ पर ना तो छत डाली गई है, ना इनको महफूज रखने के लिए किसी किस्म का कोई भी इंतजाम किया गया है। सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि बहुत सारी ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो कि बैरून शहर से छीनी गई, चोरी हो गई, जो बाद अज़ां जो गैंग थे उनसे फैसलाबाद पुलिस ने बरामद भी कर ली। मगर पुलिस की जानिब से मुतल्लिका इज़ला को शायद इतला ही नहीं दी गई कि उनके इलाका से, उनके ज़िला से छीनी जाने वाली या चोरी होने वाली गाड़ी पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। पुलिस राय के मुताबिक यहाँ पर जो गाड़ियाँ वेयर हाउस में जमा की गई हैं वो 2011 से लेकर 2021 के दौरान जो बरामद हुई थी उनके मालकान पुलिस तक नहीं पहुँचे, या पुलिस ने उनके मालकान तक पहुँचने की कोशिश नहीं की तो उनको लावारिस करार देकर इस वेयर हाउस में जमा करवा दिया गया है। इस हवाले से तर्जुमान जो ज़िली पुलिस फैसलाबाद के मुनीब एहसन हैं, उनका ये कहना था कि बहुत सारी गाड़ियां मालकान के हवाले कर दी गई हैं। जो गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं उसके हवाले से जल्द ऑक्शन किया जाएगा और ऑक्शन के लिए SOP जो भी है उसके लिए इक़दामात का अमल शुरू कर दिया गया है। जी, इक़दामात का अमल शुरू कर लिया गया। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। आपको अपडेट करें कि रमजान मुबारक की आमद में चंद दिन बाकी। फैसलाबाद के कई यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, आटा, चीनी, घी समेत दीगर कई अशिया ताहाल दस्तयाब नहीं। मुतवस्सित तबका परेशान, ओपन मार्केट से महंगी खरीदारी पर मजबूर है। आपको बता रहे हैं कि रमजानुल मुबारक की आमद में चंद दिन बाकी। फैसलाबाद के कई यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, आटा, चीनी और घी समेत दीगर कई अशिया ताहाल दस्तयाब नहीं। मुतवस्सित तबका परेशान है, ओपन मार्केट से महंगी खरीदारी पर मजबूर है। रमजानुल मुबारक की आमद में चंद दिन बाकी रह गए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट। शिराज, बताइएगा, मुतवस्सित तबका परेशान है, अशिया खुरनोश की किल्लत है। देखिए, रमजान का ही इंतजार करता है मुतवस्सित तबका, जब उनको सब्सिडी जो है वो दी जाती है हुकूमत की जानिब से। लेकिन हुकूमत की जानिब से अनाउंसमेंट तो की गई थी कि 7 अरब रुपए की घी और कुकिंग ऑयल के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अभी तक रमज़ान के अयाम करीब आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक रमज़ान पैकेज नहीं पहुँचा। रमज़ान पैकेज तो पहुँचने की बहुत दूर की बात है, यहाँ पर अशिया दस्तयाब नहीं है, जिसमें चीनी, आटा, घी और कुकिंग ऑयल और कई दालें भी शामिल हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरी मेरे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, ख़रीदारी के लिए आए हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आपको इस वक्त आटा, घी और चीनी वगैरह मिल रहे हैं? नहीं सर, एक तो 10 किलो का थैला ही कोई नहीं है, और उसके अलावा जब चीनी का कहें तो वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ खरीदें, उसके बाद हम वो देंगे, चीनी देंगे हम। चीनी से पहले आपको कुछ और भी खरीदारी करनी पड़ती है, ये शर्त है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? रमज़ान भी सर पर है, तो गरीब आदमी का ख्याल करें। घी तो पहले ही पीस रहे हैं, इतने महंगाई है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, ऊपर से महंगाई इतनी है, कम करें। ठीक है, इस वक्त घी, आटा और चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं, और नया इंकशाफ ये हुआ है कि चीनी की खरीदारी से पहले ये शर्त रखी जाती है कि आपको कुछ और भी खरीदारी करनी है और 500 रुपए तक की खरीदारी करेंगे, उसके बाद आप फी किलो चीनी जो खरीद सकेंगे, और चीनी भी सिर्फ 1 किलो मिलेगी, उससे ज्यादा क्वांटिटी। अच्छा शिराज भट्ट, काफी अर्से से सिटी 41 जो है वो ये दिखा भी रहा है, बता भी रहा है कि आटा, चीनी और घी की किल्लत है। कई महीनों से सिटी 41 ये ब्रेक भी कर रहा है, लोगों की आवाज भी जो है वो आवाम तक पहुंचा रहा है और अफसरान तक भी। तो क्या सिस्टम आउटडेटेड है, या जो करंट मैनेजमेंट है उनकी तरफ से इंतजामात मुकम्मल नहीं हो पा रहे? क्या इसका कंक्लूजन निकल पाया, क्योंकि अब रमजान तो सर पे है? जी बिल्कुल, इसके साथ साथ ना सिर्फ शहरी बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर 15,000 मुलाजमीन जो हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उनका भी रोजगार जुड़ा हुआ है। खास तौर पर स्टोर्स के हवाले से बात की जाए तो अगर एक मुतवस्सित तबका जो है वो अगर ओपन मार्केट से खरीदारी करता है और कंपेयर करें उसको, अगर वो यूटिलिटी से खरीदारी करता है तो उसको 3500-4000 रुपए की बचत होती है अपने राशन के ऊपर, जो एक बड़ी बचत है। लेकिन इस वक्त स्टोर्स के ऊपर जो हम इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की है, तो इंतज़ामिया का कहना बहुत जल्द जो है वो एक रमज़ान पैकेज शहरियों के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन अगर माजी के सालों को कंपेयर किया जाए तो माजी में तकरीबन 1 महीना पहले यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर रमज़ान पैकेज पहुंच जाता है, ताकि लोग अपने रमज़ान की खरीदारी रमज़ान के आने से कबल कर लें।
تاکہ لوگوں کو, شہریوں کو روزے کی حالت میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور لیکن نظر اب یہی آ رہا ہے سٹورز کے اوپر کہ شہریوں کی یہاں پر لمبی فہرست لگی ہوگی اور 1-1 کلو چینی مل رہی ہوگی, 5-5 کلو کا آٹے کا تھیلا مل رہا ہوگا, اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا روزے کی حالت میں کرنا پڑ رہا ہوگا. جی بہت شکریہ شراز بٹ, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ رمضان سے قبل ضلع انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف متحرک ہے. ڈپٹی کمشنر کا پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو ہنگامی بنیادوں پر آپریشنز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. جی بالکل, رمضان سے قبل ضلع انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف متحرک ہو گئی. اسی پر بات کریں گے وسیم احمد سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی رمضان المبارک میں شہریوں کو اشیاء خورونوش کی بہتر فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر جھنگ نے حکومت پنجاب کی ہدایت پر تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت جاری کر دی ہے. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری ہدایت کے مطابق تمام تحصیلوں کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا, اور ان کا جو حکومتی پالیسی ہے اس کے مطابق جتنا بھی مال انہوں نے ذخیرہ کر رکھا ہے اس کو ضبط کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ضلع کے اندر جو حکومتی نرخ ہیں ان پر اشیاء خورونوش کی جو فروخت ہے ان کو یقینی بنایا جائے, اور زیادہ سے زیادہ جو بھی ذخیرہ اندوز ہیں ان کے چلان کیے جائیں, ان کے خلاف مقدمات. بہت شکریہ وسیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد SNGPL کا زیرو ریٹڈ انڈسٹری کے لیے بڑا ریلیف. صنعتی صارفین کو نجی سطح پر بجلی بنانے کے لیے نومبر تک کی اجازت مل گئی. اسی پر تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت سے. عمیر بتائے گا نومبر تک اجازت مل گئی ہے, تفصیلات کیا ہیں اس حوالے سے؟ جی محکمہ SNGPL کی جانب سے زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو بڑا ریلیف فراہم کیا گیا ہے, اور سوئی گیس کے استعمال سے نجی سطح پر بجلی بنانے کے لیے نومبر تک کی اجازت دے دی گئی ہے. اس سے قبل محکمہ سوئی گیس کی جانب سے صنعتوں کو 20 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ یا تو اپنا جو گیس سے بجلی بنانے کا عمل ہے اس پر کو جنریشن کی طرف آ جائیں, یعنی کہ سوئی گیس کے استعمال سے جو خارج ہونے والی گیسیں اور سٹیم ہے اس کو بھی استعمال میں لایا جائے, جبکہ ایسے صنعتی یونٹس جہاں پر فیسکو کا یعنی کہ بجلی کا لوڈ کم ہے تو وہ لوڈ کو اپنی ضرورت کے مطابق بڑھوائیں, اور سوئی گیس سے جو بجلی بنانے کا عمل ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اس کے لیے 20 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی, تاہم ابھی ایک بار اس ڈیڈ لائن میں پھر اضافہ کر دیا گیا ہے اور نومبر تک کا وقت دے دیا گیا ہے کہ وہ تمام صنعتی صارفین جن کے پاس فیسکو کا بجلی کا لوڈ کم ہے تو وہ نومبر تک اپنا لوڈ بڑھوا لیں, اور ایسے یونٹس جہاں پہ عمیر عظمت آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. میں ضلع انتظامیہ کو ٹیکسز کی مد میں ملنے والا ٹیکس کا صرف 57% ہی اہداف مکمل ہو سکا. حکومت کی جانب سے سالانہ 43 کروڑ 81 لاکھ 40,192 میں سے صرف 24 کروڑ 92 لاکھ 50,447 روپے ہی مل سکے ہیں. اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اگر بات کی جائے ٹوبا ٹیکسنگ میں ضلعی انتظامیہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہے جس میں سرکاری جو ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں اس میں جو ہے اکٹھا کرنے میں ابھی تک جو ہے ناکام نظر آ رہی ہے. اگر بات کریں ضلع کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر ریٹ اور اس کے علاوہ لینڈ کے حوالے سے جو ابھی تک جو ہے صرف 57% جو ہے وہ ٹارگٹ حاصل کیا جا چکا ہے. حکومت کی جانب سے سالانہ جو ہے 43 کروڑ 81 لاکھ 40,192 روپے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا, جس میں سے ابھی تک 24 کروڑ 92 لاکھ 50,447 روپے ہی وصول کیے جا چکے ہیں. اس میں سب سے ٹاپ کی اگر بات کی جائے گوجرا جو ہے 84% جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ ٹوبا ٹیکسنگ تحصیل جو ہے وہ 61 ہے, لیکن کمالیہ اور پیر محل جو ہے وہ ان کی پرفارمنس ناقص نظر آ رہی ہے. ان کی جو ہے اگر بات کی جائے 36%, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری تحصیل وہ 40+ جا رہی ہے. لیکن جو دو تحصیلوں ان کی پرفارمنس بہترین ہے, لیکن ان کے ریکوری کے حوالے سے بھرپور جو اقدامات
भी किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अभी 2 से 3 माह पड़े हैं, उसमें भरपूर अंदाज से एक्शन लिया जाएगा और कुछ जो चीज़ें लैंड के हवाले से जो रिकवर हुई हैं उसका डाटा भी अभी तक जो है इंदराज होना, जिस हवाले से आने वाले 2 दिनों में इस पर बेहतरी नजर आएगी और कोशिश करेंगे कि इसको भरपूर अंदाज से एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस पर डीसी उमर जावेद का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट के टैक्सेस हमने कलेक्ट करने जो हमारी जिम्मेदारी है उसके अंदर हम बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 3 महीने और भी हैं और जो हमारे टारगेट्स है वो तकरीबन उसके ऊपर हम 100% ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो वाटर रेट है उसके अंदर हम 86% जो है वो अपनी रिकवरी कर चुके हुए हैं और इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल करेंगे। जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है इसमें जो आपको फिगर्स कोट हुई हुई हैं वो ये है कि पिछले साल हमारा टारगेट 6 करोड़ रुपया था और जिसको हमने तकरीबन अचीव किया। इस साल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमारा टारगेट हमारी गलती से तकरीबन 32 करोड़ रुपया कर दिया। उसके लिए हमने बोर्ड ऑफ गंदम की फीमन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। सूबाई काबीना के इजलास में कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। काश्तकारों की सहूलत के लिए गंदम की कीमत में इजाफा किया गया। काश्तकारों का हुकूमत से 2000 रुपये फी मन कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा था। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि गंदम की फीमन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। सूबाई काबीना के इजलास में कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। काश्तकारों की सहूलत के लिए गंदम की कीमत में इजाफा किया गया। काश्तकारों का हुकूमत से 2000 रुपये फीमन मुकर्रर करने का मुतालबा था। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि गंदम की फीमन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई काबीना के इजलास में कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। काश्तकारों की सहूलत के लिए गंदम की कीमत में इजाफा किया गया, जबकि काश्तकारों का हुकूमत से 2000 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया था। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। फैसलाबाद के काश्तकारों के लिए बुरी खबर है। हजारों एकड़ ज़राई अराजी सेम थोर से मुतासिर होने की वजह से काश्त के काबिल नहीं रही। जमीनी पानी की सतह बुलंद होने से महकमा ज़राअत तौसी भी परेशान है, जबकि ग़िज़ाई अजनास के टारगेट मुतासिर होने का खदशा भी पैदा हो गया है। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, जी आगाह कीजिएगा। बात की जाए फैसलाबाद के देही इलाकों में यहाँ पर सेम थोर का मसला बन रहा है, जिसकी वजह से पैदावार भी मुतासर होने के खदशात पैदा होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से देखते हैं कि यहाँ पर महकमा ज़राअत तौसी क्या इकदाम कर रहा है ताकि ये इलाका जो है वो यहाँ पर जो ज़राई अजनास का बहरान इस वजह से पैदा हो सकता है उससे बचाया जा सके। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मौजूद हैं। खालसा बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, वाटर लॉगिंग जो है ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का पुराना मसला है। तो पहले किसी दौर में स्कार्प के ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लगाए थे, तो उनसे ये मतलब कि ड्रेन्स बना के तो पानी को पंप करके तो ज़मींदारों का ये मसला हल किया गया था। अब ये मसला दोबारा उठ रहा है, तो इसमें हमारे कुछ डजकोट के गांव हैं और जुमरा तहसील है जो इससे ज़्यादा मुतासर है। और तकरीबन हमने सर्वे करवाया है, कुछ 40,000 एकड़ जो है वो एरिया इससे मुतासर है। कुछ पार्शियली है, कुछ कम्प्लीटली है। 2-3 गांव तो जो है वो कम्प्लीटली डैमेज है हमारे जुमरा के, वहाँ पानी जो है वो बारिश हो जाए तो खड़ा रहता है। तो महकमा ज़राअत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको अपडेट करेंगे झंग से, जहां पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती 116 हेड असातिज़ा मुस्तकिल कर दिए गए हैं। झंग के गवर्नमेंट हाई स्कूल अब्बासपुरा के हेड काशिफ अली भी शामिल हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 5 साला मुद्दत मुकम्मल होने पर मुस्तकिल किया है। आपको बता रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती 116 हेड असातिज़ा मुस्तकिल कर दिए गए हैं। जंग कपास की काश्त पर लगाई जाने वाली पाबंदी 1 अप्रैल से खत्म करने का फैसला कर लिया गया। इसी पर तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। उवैस, फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा ज़राअत की जानिब से कपास की काश्त पर ऑफ सीज़न मैनेजमेंट के तहत जो पाबंदी आयद की गई थी, जिसका इतलाक़ जो है वो 31 मार्च तक किया गया था। 1 अप्रैल से ये बैन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है काश्तकारों को कपास की बाकायदा उगाव के हवाले से जो इजाज़त दी जाएगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक ऑफ सीज़न मैनेजमेंट के तहत जो है गुलाबी सुंडी के ख़ात्मे के हवाले से जो है इक़दाम मुमकिन किए जा रहे थे, जिसके तहत जो है वो कपास की जो है कबल अज़ वक्त काश्त के बायस जो गुलाबी सुंडी की अफजाइश पर काबू पाया गया है।
محکمہ زراعت کے مطابق جو ہے رواں سال جو ہے وہ ملتان ریسرچ کی جانب سے جو ہے وہ CKC 301 جو ہے بیج کا متعارف کروایا گیا ہے، جو نہ صرف جو ہے وہ گلابی سنڈی بلکہ بیشتر اقسام کی سنڈیوں کے خلاف بھی جو ہے وہ مؤثر جو ہے وہ مدد رکھتا ہے، اور اس حوالے سے امید کا اظہار کیا خان آپ فیصلے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔